हेलो। हेलो, नमस्कार साथियों। जय हिंद। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बार फिर से बिहार स्पेशल जीके के अपने इस सीरीज को, जो कि 1000 प्रश्नों का यह सीरीज होगा। उस सीरीज के दूसरे पड़ाव पे हम लोग आज हैं। यह जो सीरीज है आपके बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के लिए अति उपयोगी है। साथ ही बिहार के जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे। मैं हूं संदीप झा, स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाई संदीप में। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध निम्न में से किस वंश से था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन सब का अगर संबंध देखा जाए तो किस खास वंश से था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश हो जाएगा। क्या होगा? हर्यक वंश, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल ही सही है। यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहां क्या होता है कि अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है, आगे चल के उदयन के द्वारा भी इसी प्रक्रिया को अपनाई जाती है। इसलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से? तो पितृहंता वंश। पितृहंता वंश मतलब पिता को मारने वाला वंश है ना जी। सबने अपने अपने पिता को मार के गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये पितृहंता वंश हो जाएगा। उसके बाद अगर अजातशत्रु के बारे में बात की जाए तो अजातशत्रु को कहा गया है प्रतिहंता राजकुमार। क्या कहा गया है? मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको इस प्रकार से करके। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है पितृहंता, पितृहंता राजकुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पितृहंता राजकुमार कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए इस पूरे वंश को क्या कहा जाता है? हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो पितृहंता राजकुमार कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे चरक, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक निम्न में से किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे चरक, है ना, चरक के नामों से आप लोग बिल्कुल ही वाकिफ होंगे, जानते होंगे। तो चरक ये किनके समकालीन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबिसार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानियों की अगर बात की जाए तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो क्या आपका आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राजगृह हो जाएगा। क्या होगा? राजगृह होगा। यही राजगृह भी है, यही आपका राजगीर भी है। यही क्या है? यही आपका राजगीर भी है। और कहीं कहीं पे आपको गिरिव्रज भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? गिरिव्रज भी मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है, सब के सब एक ही है। चाहे ऑप्शन में राजगृह रहे, राजगीर रहे, गिरिव्रज रहे, तो आपका क्या होगा? सबका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय भारत पर कौन शासन कर रहा था? किसके शासन काल में इसने आक्रमण किया था? तो क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उस समय घनानंद शासन कर रहा था। और अगर पूछा जाए घनानंद किस वंश का था तो यह था नंद वंश का। यह क्या था? तो यह नंद वंश का था। और अगर पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था तो ये महापद्म नंद जो था ये संस्थापक था। ये क्या था? तो ये संस्थापक था किस वंश का? तो नंद वंश का। किस वंश का? नंद वंश का। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए
किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विशाखदत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस की को लिखा गया, इससे मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वृषल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? मतलब जो ये राजा थे वे श्रवणबेलगोला गए। श्रवणबेलगोला कहा तो कर्नाटका में है, तो कर्नाटक जाते हैं, वहां पे एक चंद्रगिरी पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी पर अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इन राजा का क्या नाम है जी? कौन थे ये राजा? तो ये थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया? श्रवणबेलगोला में जाकर चंद्रगिरी की पहाड़ी पर अपना शरीर का त्याग किया। अगला प्रश्न कहता है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार, चंद्रगुप्त बिंदुसार आते थे, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? यानी बिंदुसार के द्वारा किस संप्रदाय को प्राश्रय दिया गया, आश्रय दिया गया, किसको बढ़ावा दिया गया, या स्वयं वो किसके अनुयायी थे? तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक है ना, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित था? है ना, प्रसिद्ध जो चिकित्सक था जीवक किसके दरबार में रहता था, किसके दरबार में सुशोभित था? बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबिसार के दरबार में कौन सुशोभित था? तो जीवक सुशोभित था जी। अगला प्रश्न है, कहता है कि मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति है ना, नाम सुना होगा। तो विद्यापति के द्वारा किस राग का सृजन किया गया ना? जो गाना होता है ना, गीत जो होता है उसमें राग होते हैं, ठीक है, अलग अलग राग होते हैं। तो विद्यापति के द्वारा किस राग की शुरुआत की गई? तो क्या आंसर होगा? तो इनके द्वारा जो राग की शुरुआत की गई वो नचारी राग है। क्या है ना, नचारी राग है। इन्होंने ज्यादातर जो है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के लिए अलग अलग प्रकार की रचनाएं किए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? ना, होली के शुभ अवसर पर इसको गाया जाता है। फाग राग को किस अवसर पर गाया जाता है? इसको गाया जाता है होली के शुभ अवसर पर। किसके शुभ अवसर पर जी? तो होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। तो इसका सृजन किसने किया? इसका सृजन किया महाराजा नवल किशोर सिंह ने। किसने किया? तो इसका सृजन किया महाराजा नवल किशोर सिंह ने। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? नचारी राग विद्यापति के द्वारा, फाग राग नवल किशोर सिंह के द्वारा, महाराजा नवल किशोर सिंह के द्वारा। ठीक है जी। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? अगर आप बिहार में प्रचलित संगीत को देखें तो यहाँ बिहार में किस राग को एकदम से नहीं गाया जाता है? तो नहीं पूछा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, नहीं पूछे जब प्रश्न में तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना होता, अन्यथा क्या होगा अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं कि बिहार में प्रचलित संगीत निम्नलिखित में से कौन सा राग, बस हो गया, तो आपका राग खराब हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मल्हार को नहीं गाया जाता है। ठीक है, बाकी लगनी गाया जाता है, चैता गाया जाता है, नचारी गाया जाता है। लगनी विवाह के अवसर पर गाया जाता है ना जी। ये बातें इससे पहले वाले सीरीज में आपको बताई गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो सीरीज 1 भी एकदम से देख लीजिए, है ना। ये कंटिन्यू ये सीरीज चलता रहेगा। शाम के 5 बजे आपको TTS में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और MWF में शाम के 7:30 बजे लाइव जो आपका टेस्ट होता है वो अवेलेबल हो जाता है, उसकी टॉपिक भी दी जाती है। आगे हम लोग देख लेंगे कि यदि आप नए हैं तो मैं बता दूंगा कि आखिरकार वो कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, लास्ट में बता दी जाएगी। ठीक है, एकदम जी, आगे बढ़ा जाए। इसका हो गया ना आंसर? हाँ जी। अगला प्रश्न कहता है कि संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में? संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जो हैं इनका मकबरा कहां मिलेगा? अगर आप देखना चाहें तो कहां जाएं तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। क्या होगा? पटना, बिहार की राजधानी पटना में संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा है। ठीक है जी। अगला प्रश्न कहते हैं कि बिहार में प्रचलित चित्रकला की मंजूषा शैली
मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? मंजूषा शैली जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रचलित है तो वह क्षेत्र है आपका भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मतलब भागलपुर में आप देखेंगे मंजूषा शैली अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है जी, आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। कहते हैं पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है, निम्न में से कौन पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है? इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि प्रथम जो चित्रकार थे वो सेवक राम थे, है ना। प्रथम चित्रकार कौन थे? सेवक राम थे। उसी के साथ मैंने आपको ये भी बातें बताई थी कि और कौन कौन से चित्रकार हो सकते हैं। अगर आपने उसको देखा होगा तो बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। हुलास लाल एकदम सही है, जयराम दास एकदम सही है, शिवदयाल एकदम सही है, ईश्वरी प्रसाद एकदम सही, यानी सब के सब पटना कलम शैली से संबंधित हैं। और इस पटना कलम शैली को विस्तार से आप पढ़ेंगे बहुत ही जल्द। बीपीएससी का मेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बीपीएससी मेंस में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रीलिम्स हर हाल में क्वालिफाई करना है। जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जितना कहा जा रहा है एकदम करते जाइए, धंगच के पढ़िए। प्रीलिम्स होगा फिर मेंस की बातें की जाएगी और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है ना। पटना कलम चित्रकला शैली जो संबंधित है, किससे संबंधित है? परवर्ती मुगल काल से, सल्तनत काल से, स्वतंत्रता संघर्ष काल से, पाल काल से? तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा परवर्ती मुगल काल। यानी मुगल काल का जब अंतिम स्वरूप सामने आया, परवर्ती मुगल काल था, तो उन लोगों के द्वारा ना कला का क्या किया गया, उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। जो कलाकार थे वो बिहार बंगाल के क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ पे जो शैली विकसित होती है वही कहलाती है पटना कलम शैली, है ना जी। इसमें आगे चल के एकदम पढ़ना होगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, आगे कहता है मधुबनी चित्रकला। देखिए इसको भी आपको मेंस में अच्छे से पढ़ना है। तो मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये सब के सब बीपीएससी मेंस में एकदम टॉपिक है ना। टॉपिक के तहत आप इसको पढ़ेंगे। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले यह एक लोक कला है, बिल्कुल सही बात है। इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है, बिल्कुल सही बात है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भित्ति चित्र और दूसरा क्या होता है? अड़िपन होता है। प्रारंभ में सिर्फ महिलाओं के ही अधिकता थी, महिलाओं को ही भूमिका थी, लेकिन अब जो है इसमें क्या हो गया कि पुरुष भी आने लगे हैं जी, पुरुष भी इसमें सहभागिता दिखाने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? मतलब किनके द्वारा इस कला को अत्यधिक विकास किया गया, विकसित किया गया? तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी होगा, मतलब कौशल्या देवी बिल्कुल सही आंसर है जी। कहेगा सिया देवी, कहिएगा बिल्कुल सही बात है। शशिकला देवी बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ध्यान देना है, अगर ऑप्शन में लिखा हो उपयुक्त सभी तो पहले ये आंसर होगा, अगर यह नहीं हो तब आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि बीपीएससी में ए बी सी डी ई होता है। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, देखते हैं ना जी, लिखा हुआ रहता है, लेकिन लोग फिर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कहे कि सावधानी हट जाता है। अगला प्रश्न कहते हैं प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय में अगर आप देखें तो कहां पे आपको गाने वाली, नाचने वाली की उपस्थिति का साक्ष्य मिला है? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों स्थानों से। मतलब उपरोक्त दोनों स्थानों से क्या तात्पर्य हो गया? तो राजगीर से भी मिला है, वैशाली से भी मिला है ना जी। आई बात समझ में? राजगीर और वैशाली दोनों जगहों से गायिकाओं एवं नर्तकियों के उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त, उपयुक्त या उपरोक्त दोनों स्थानों से, मतलब ऊपर जो दोनों स्थान दिए गए हैं दोनों स्थानों से मिला है जी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं या किस शैली में निर्मित हैं? है ना, दोनों का मतलब एक ही है जी। कभी पूछ देता है किस शैली से निर्मित है, कभी पूछ देता है किस शैली का प्रभाव है।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप जाइएगा पटना कलेक्टरी या पटना कॉलेज जाइएगा कभी देखने के लिए, तो आपको पटना कॉलेज एकदम हच में दिखेगा, मतलब बड़ा सुंदर दिखेगा, बड़ा बढ़िया दिखेगा। तो तात्पर्य इसका क्या हो गया, ये एकदम हच में दिखेगा। तो किस शैली का प्रभाव है, तो डच शैली का प्रभाव है, मतलब हॉलैंड शैली का प्रभाव है, इसलिए वो हच में दिखता है जी, है ना। हच में दिखने का मतलब क्या होता है, अति सुंदर दिखता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो क्या हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा, डच हो जाएगा जी। ठीक है, क्लियर है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च का प्रतिनिधित्व जो है किस शैली के द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो पटना सिटी में पादरी की हवेली बनी है, बांकीपुर में जो चर्च बना हुआ है, यह किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए जैसे ही बात आ जाएगा पादरी की हवेली हो या कोई सा भी चर्च हो, तो आपका आंसर क्या होगा, गौथिक शैली होगा, क्योंकि चर्च का जो निर्माण किया जाता है वह गौथिक शैली के अंतर्गत किया जाता है। ये बातें आपको बहुत पहले से पता ही होगी। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही जी। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पटना में राजभवन है, मुख्य सचिवालय है तथा उच्च न्यायालय है। तो इन सब की इमारतें किस शैली से प्रभावित है, इन सब का जो इमारत है किस शैली से प्रभावित है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो पटना का राजभवन, मुख्य सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, ये सब जो है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली का प्रभाव इस पे दिखता है, यानी यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल ही एकदम से सही है। ठीक है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था। इससे पहले वाले सीरीज में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डुमराव बक्सर। क्या हो जाएगा जी, डुमराव हो जाएगा। डुमराव कहां पड़ता है, तो बक्सर में पड़ता है। ठीक है, आई बात ना समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। एकदम सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि आज के अभी के सेशन में थोड़ा देर पहले आपको बताया गया है कि बीपीएससी के मेंस में उसको आपको टॉपिक के रूप में पढ़ना है, जो कि बिहार की पेंटिंग विद्या है। ठीक है, बिहार की पेंटिंग कला है, पेंटिंग विद्या। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा मधुबनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुबनी कला। क्या हो जाएगा जी, मधुबनी कला हो जाएगा, या मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर देखें तो अलग अलग जगहों पे, जैसे दरभंगा हो गया, दानापुर हो गया, या पटना के अलग अलग दीवारों पे क्या होगा, आपको मधुबनी पेंटिंग से बनी हुई जो चित्र हैं वह आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। मंजूषा चित्र शैली जो है किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो अंग क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा, अंग क्षेत्र होगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल ही सही होगा। तो मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, तो आंसर क्या होगा, अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। और अंग क्षेत्र किधर होगा, तो जो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है ना, वो सब अंग क्षेत्र में आता है। यानी वर्तमान का, ठीक है, वर्तमान का ठीक है, मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र, मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है। नृत्य यहाँ पे हो जाएगा नृत्य। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोक नाट्य, लोकप्रिय जो नाट्य नृत्य है विदेशिया किस राज्य का है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक नाट्य नृत्य है। तो क्या आंसर होगा, तो यह राज्य हो जाएगा प्यारा प्यारा बिहार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा जी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। संदीप सर लाइव बीपीएससी 67 के नाम से है। यहाँ पे आपको 2.6 के से अधिक मेंबर्स मिलेंगे। ये वाला जो
ये लिंक है, आप हो सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दी जाएगी, तो आप यहां से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, 7:30 बजे वाले बैच का टॉपिक मिल जाएगा और एग्जाम और नए कोर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको इस फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध कराई जाएगी। और हाँ, तो अंत में मेरे प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दें, और जो मित्र नहीं उनको भी शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि सारा नोटिफिकेशन, जो भी क्लासेज आती है सबका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। चलिए, ओके जी, बाय।